नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत कल से होने जा रही है। इस बड़े प्रशासनिक अभियान के तहत करीब 1,80,000 कर्मचारी प्रदेश भर में डोर टू डोर सर्वे करेंगे। सरकारी जानकारी के मुताबिक ये सर्वे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में मकानों की गिनती और बुनियादी सुविधाओं का आकलन होगा, जबकि दूसरे चरण में परिवार और जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। 1 मई से जनगणना का प्रथम चरण शुरू हो रहा है और ये प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी। इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी किया जाएगा। कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों का संकलन तेजी से हो सकेगा। राज्य सरकार और प्रशासन ने इस बड़े अभियान के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। जनगणना के आंकड़े सरकार की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को सही दिशा मिलती है। तो कल से शुरू होने जा रही ये जनगणना प्रक्रिया प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है और काफी महत्वपूर्ण होती है जनगणना। और जैसा कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि शासन की जो योजनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा एक डेटा कलेक्ट करना ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन ये शुरू हो रही है। पहला चरण हो चुका, दूसरे चरण की ये बारी है, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे ये प्रोसेस होगी और किस तरीके से होगी, कितना सहयोग मिलेगा, कितना एक्चुअल में प्रॉपर फीडबैक इसका आएगा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी ज़िले वासियों के लिए, कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं, लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, देश का जो संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हमको एक विकसित भारत बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और जो विज़न है, तो देश को विकसित भारत बनाना है, तो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। और जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसमें भी उसको अपनी आहुति देनी है। उसमें चैलेंजेस तो रहेंगे ही। जनगणना 2027 की तैयारियां मध्य प्रदेश में पूर्ण हो चुकी है और कल 1 मई से 30 मई के बीच मध्य प्रदेश राज्य में घर घर प्रगणक जाकर प्रथम चरण के मकान सूचीकरण स्टेज की जानकारी एकत्रित करेंगे। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश राज्य में स्वगणना चल रही है। वो आज रात 30 तारीख को 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। जो लोग स्वगणना नहीं कर पाए, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि स्वगणना करना अनिवार्य नहीं है। कल दिनांक से मध्य प्रदेश राज्य में अगले 30 दिन के लिए घर घर प्रगणक आएंगे। वो आपको आईडी कार्ड अपना दिखाएंगे और उस आईडी कार्ड के आधार पर ही आप उन्हें अपनी जानकारी साझा करिएगा। जनगणना पूर्णतः निःशुल्क है, आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना, आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना और जनगणना में किसी प्रकार का दस्तावेज आपको उपलब्ध नहीं कराना है। जानकारी की पुष्टि करने में आप जैसी जानकारी देंगे, प्रगणक उस जानकारी को लेकर जाएंगे। गर्मी का समय है, प्रगणक आपके घर आएंगे तो उन्हें कृपया करके पानी इत्यादि दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल से हमारे लोग फील्ड में जाकर अगले 30 दिन तक मध्य प्रदेश राज्य के सारी आबादी और सारे मकानों की गणना कर लेंगे। जनगणना 2027 की
चलिए, तो जनगणना पर जोर है और कर्मचारी डोर टू डोर होंगे। देखिए, प्रोसेस है, होना चाहिए और इसकी जो जानकारी आएंगी वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है, जो कलेक्टर की तरफ से आई है, वो ये भी है कि आप लोग इस तरीके से मत सोचिए कि आप कुछ कम बताएंगे या कुछ ज्यादा बताएंगे। आप अपना नुकसान करेंगे, लेकिन आप इसमें यदि सही सही जानकारी देंगे तो फ्यूचर में आपके लिए ही ये बहुत अच्छी साबित होगी। बाकी किसी योजना के लाभ के लिए या इस तरह की चीजों के लिए, इससे इतर इन सारी चीजों को आप बहुत गंभीरता से लें और जो भी आपके पास व्यक्ति पहुंच रहा है उसे पूरा कोऑपरेट करें और जो जानकारी होती है उन्हें उस तरीके से जानकारी दें। एक बात और है, आपका ये एक छोटी सी अपील भी हो सकती है, एक जागरूकता का मैसेज भी हो सकता है जो बिल्कुल देना चाहूंगी इस चर्चा में। आपका बैंक का अकाउंट या बैंक से रिलेटेड डिटेल आपकी जनगणना में नहीं पूछी जाती है। तो कभी कोई इस तरह से कोई जानकारी लेने की कोशिश करे तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके परिवार के सदस्य, शौचालय है और उनकी आयु है, तमाम चीजें जो हैं उसकी जानकारी होगी। पर्सनल ऐसी डिटेल्स आपकी नहीं होंगी। ये एक जागरूकता के पर्पस से है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी आड़ में दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये मैसेज एक बहुत जरूरी था। और चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर हैं जीपी माली। जीपी माली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कर्मचारी नेता हैं रमेश राठौर। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व अधिकारी हैं प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जीपी माली जी आपसे करूंगी। सर, जनगणना की बात है, पहला चरण, दूसरा चरण, क्योंकि पहला चरण जिस तरीके से तमाम बिल्डिंग्स, भवन जो भी हैं उनकी एक गणना होनी थी, और ये जो चरण है जो कल से शुरू हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की जानकारी, परिवार में कितने सदस्य हैं और एक पूरा एक फॉर्मेट जो बना हुआ है, ये आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैसे आप इसे देखते हैं, कितना सहयोग जनता का होगा और कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? देखिए, जनगणना अपने आप में पूरे देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस बार की जनगणना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी। पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी। तो चूंकि कोरोना काल था, कोरोना काल की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। देश में जो भी योजनाएं बनती हैं, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, उसके लिए जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वाली जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर बार डोर टू डोर जा करके जो है ऑफलाइन हमारी जो है जनगणना होती थी। पहली बार ये डिजिटल जनगणना हो रही है। और ये जैसा कि अभी हम अपनी जानकारी यदि अच्छे से भरेंगे और सही सही जानकारी भरेंगे, और ये जानकारी हमेशा गोपनीय होती है, तो इस जानकारी को यदि हम ठीक ठीक देंगे तो हमें, हमारे जो योजना बनाने वाले जो योजनाकर्ता हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनको भविष्य की, देश की योजना बनाने में बड़ी आसानी होगी। और यदि हम फाल्स जानकारी देते हैं तो वो हमारे लिए तो है ही है नुकसानदायक, देश के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि सही सही जानकारी दें। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इतने बड़े देश की गणना करना, वो भी टाइम लिमिट में गणना करना, तो प्रशासन के लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिन्हें सरकार ने डेपुट किया हुआ है जनगणना के लिए, उनका काम भी कठिन हो जाता है। तो जनता से भी अपील है कि वो पूरा सहयोग करें। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी प्रलय जी। क्योंकि बहुत नज़दीक से आपने इन सारी प्रोसेस को देखा है, इवन आपका खुद का काम किया हुआ है। क्योंकि जब कोई जनगणना होती है, एक पूरी टीम तैनात होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, जितनी भी जानकारी आती है वो पूरा डेटा एक संकलित करके रखा जाता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे प्रोसेस को प्रॉपर पारदर्शी बनाने के लिए एक अच्छी प्रक्रिया के तहत इसमें काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हो? देखिए, दो मोर्चे पे ये काम होगा। एक तो जो कर्मचारी तैनात होगा उसको अपनी ड्यूटी, दायित्व का निर्वहन अच्छे से करना होगा। जिस प्रकार की चुनाव में ड्यूटी लगती है कर्मचारियों की और वे अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार जो डोर टू डोर जानकारी एकत्रित करनी है घर घर जाकर, वे उसमें मतलब अपने रेगुलर, और क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखना होगा और ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। दूसरा, अगर वो हमारे घर पे आता है
ये बात का ध्यान रखना होगा कि हमें पूरी जानकारी जो भी मांगी जा रही है, 33 पॉइंट हैं उसमें, और वो जानकारी बिना किसी हिचक के या बिना किसी उसके आपको देनी है। और ये जानकारी मतलब किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उसका दुरुपयोग होगा भविष्य में या उसका कहीं कोई गलत इस्तेमाल करेगा। वो उसका जो जनगणना में जो काम आएगी जानकारी वो आपको देनी है। और चूँकि जनगणना अगर इन आधार पे जो कि पॉइंट है उसमें दिए हुए हैं वो आप जनहित में ही है। और बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि ये है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, ये उस आधार पे आगे भविष्य में तय होंगे। ये बहुत हमें ध्यान रखना होगा कि डेवलपमेंट से संबंधित है ये। आज हम हाईटेक युग में चल रहे हैं। जनगणना पहले मैनुअल होती थी और अब उसका जो परिदृश्य बदला है और वो अब केवल डिजिटल फॉर्म में आ गई है और सारी जानकारी आपकी एकत्रित करके उसको डाउनलोड किया जाएगा और एक स्थान पे वो सारी जानकारी रहेगी। वो जानकारी एकत्रित करने का मकसद यही है कि किस प्रकार से कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है भविष्य में, वो उस पर निर्भर करेगा कि ये जानकारी आपने दी है तो उसका सदुपयोग हो, ना कि दुरुपयोग हो। उसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जा रही है जिसमें हमें देने में हमें सोचना पड़े हमें। तो ये जानकारी जो नागरिक हैं हमारे प्रदेशवासी हैं उनको ये जानकारी बेहिचक देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रमेश जी, क्योंकि कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कर्मचारी ही हैं जिनकी ड्यूटी भी लगती है, उन्हें अपनी ड्यूटी भी निभानी है। इस बीच कई सारे ऐसे जो ट्रांसफ़र थे वो भी होल्ड किए गए हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जनगणना को बहुत एक अहम पार्ट माना जाता है। क्योंकि आप एक कर्मचारी नेता हैं, कैसे इस प्रोसेस को देखते हैं? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो कर्मचारियों की होगी, उनके लिए कोई आपका एक सुझाव या आप अपनी बात उससे रिलेटेड यदि रखना चाहते हैं? जनगणना हो गई है, ये एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे केवल जनगणना नहीं है, इससे हमें इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में लेना चाहिए और इसमें उत्साह से काम करना चाहिए सभी कर्मचारियों को। लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों के साथ बड़ी बड़ी मजबूरियां होती हैं कि बहुत सारे इस दौर में बहुत सारे कर्मचारियों को स्वास्थ्य की समस्या है, धूप की समस्या है, गर्मी की समस्या है, गर्मी चरम सीमा पे है। तो मेरा ये मानना है कि उनकी वास्तविक जो पीड़ा है या वास्तविक जो फील्ड पे जाने का जो दर्द है उसको ऊपर तक के लोगों को समझना चाहिए। आपने देखा होगा चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे कोई भी हो, केवल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आप जब एक देश एक चुनाव की बात करते थे कि एक देश हो, एक चुनाव हो, एक समान सारी चीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को जनगणना में क्यों नहीं भेजा जाता? उनको भी भेज के ये दर्द महसूस किया जाना चाहिए कि आप 15 दिन काम करके तो आइए फील्ड में क्या होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अधिकारियों की ड्यूटी ले, लेकिन वास्तविक दर्द जो है, यदि ये मालूम चलेगा कि एक कर्मचारी की चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो जा रहा है, एक शिक्षक यदि वहाँ तक जा रहा है तो उसकी क्या पीड़ा होगी, ये तब हम कब जानेंगे? जब ऊपर के अधिकारी भी इसमें भागीदारी बनेंगे। केवल ऑर्डर ऊपर के अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं ऑर्डर निकाल लेते हैं। अभी देखिए कि आप बड़ी समस्या आएंगी जब जनगणना में जाएंगे ना। हमने देखा है बीच में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, सर्वे कराते थे बहुत सारी चीज़ों का, तो उसमें बहुत मारपीट तक और बहुत सारी चीज़ें तक धक्के देके भगा दिया करते थे कर्मचारियों को, घर में नहीं घुसने देते थे, कोई तो डंडे लेके दौड़ते थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। तो वो जो कर्मचारियों को फेस करना है, ये जो जनगणना में लगे कर्मचारी खुद ही जानते हैं। तो मेरा मानना है कि उन कर्मचारियों की पीड़ा भी शासन को समझ, यदि वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी फील्ड में क्या परिस्थितियाँ हैं उसका अधिकारी को भी समझनी चाहिए जिसने ड्यूटी लगाई है। ठीक है, चलिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने कर्मचारियों की रखी है, मुझे लगता है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जीपी माली जी, इन समस्याओं को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्योंकि कर्मचारी वर्ग है, जाएगा, धूप भी है, हम बिल्कुल एक जेन्युइनली इस चीज़ को समझे तो समझ सकते हैं। तो ये जो पीड़ा है या इस तरीके से जो, देखिए, लोगों का कोऑपरेशन तो जागरूकता से आएगा और सभी से अपील की जा सकती है, क्योंकि जब कास्ट सेंसस हो रहा है तो ये सबको पता है कि आपके घर जो आ रहे हैं आप उनको पूरा कोऑपरेट करिए। और लेकिन जो कर्मचारियों के नज़रिए से जो उनकी समस्या है उसके लिए क्या एक तैयारी या प्रोटोकॉल होता है कि कौन कौन लोग जाएंगे या कैसे उन चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है?
राखी जी, ऐसा है जैसा कि राठौर साहब ने कहा, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि कर्मचारियों को धूप तो है ही है। अब वो तो ये दिक्कतें तो होती है, किंतु एक तो बात ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्लास 4 और क्लास 3 ही करते हैं। मेरा जो अनुभव है उसमें ऊपर के लेवल पे भी सुपरवाइजर होता है, फिर सेक्टर अधिकारी होता है, इसके बाद में विभिन्न चरणों पे अधिकारियों की भी ड्यूटी उसमें लगती है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि जो प्रगणक काम कर रहे हैं उन प्रगणकों का वो सुपरविजन करें प्रॉपर। और उनकी ड्यूटी ये भी होती है, उनको ट्रेनिंग में भी ये बताया जाता है कि यदि उनको कोई दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, और कैसे उनको काम करना है। जैसे एक प्रगणक को 200 मकानों का काम करना है, तो वो सुबह और शाम में जाकर के कर सकता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि 2 बजे ही जाना है या 4 बजे ही जाना है। अगर वो सुबह शाम में, अच्छा सुबह शाम इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जो नौकरी पे जाता है, जो अपना मजदूरी करने जाता है, जो व्यवसाय पे जाता है, प्राइवेट नौकरी करने जाता है, तो वो सुबह और शाम ही घर पे आपको मिलेगा जो है। दूसरी बात क्या है कि कुछ कर्मचारियों के साथ दिक्कत ये होती है, चुनावों में भी हमने देखा है कि वो जिस ऑफिस में काम करने वाला है वो अक्सर भी उसको बुलाता है और इधर का भी काम उसको करना होता है। तो ये जो सुपरवाइजर है या सेक्टर ऑफिसर है, उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस कार्यालय में कर्मचारी काम कर रहा है वो पूरे 30 दिन उस कार्यालय में, जब तक कि बहुत आवश्यक हो ना हो, तब तक उसको वहां ड्यूटी से मुक्त करना चाहिए, ताकि वो पूरा पूरा काम अपना यहाँ का कर पाए और 200 मकानों की जो सर्वे है, जो जानकारी है, वो भर सके जो है। तो मुझे लगता है कि ये कोई नया काम तो है नहीं, 1951 से जनगणना होती आ रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी मैं राकेश जी ऐड करना चाहूंगा कि पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है, उसके लिए भी स्वागत है सरकार का कि 1951 में एक बार हुई थी, उसके बाद में जातिगत जनगणना नहीं हुई। इसमें इस वाली जनगणना में जातिगत जनगणना भी होने वाली है, तो उसमें भी स्वागत है। तो मुझे लगता है राठौर साहब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। निश्चित ही जो है कर्मचारियों के साथ है। मैंने तो 36 चुनाव कराए हैं और मैं हमेशा कर्मचारियों के लिए हमेशा संवेदनशील रहा हूं। तो यह अफसरों से भी, मेरी जो ऊपर के अफसर होते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कर्मचारी भी हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। यदि उसकी कोई जेन्युइन समस्या है तो उसको पूरी संवेदनशीलता से लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रहलाद जी, आपका कोई सुझाव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पहलू है इस चर्चा का, क्योंकि कल से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और लोगों को कितनी जागरूकता दिखानी है ये तो पहलू है, लेकिन कर्मचारी वर्ग के हिसाब से भी जो चीजें आ रही हैं वो भी सामने हैं। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपका कोई और सुझाव इसके लिए? यही है कि जिस प्रकार एसआईआर का काम अभी कर्मचारियों ने निपटाया, कभी फसलों को नुकसान हो जाता है तो उसका भी पटवारियों और दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। चुनाव में भी कर्मचारी जुटते हैं, तो उसी प्रकार ये भी एक हमारा दायित्व है। इसके लिए मेरा सुझाव यही है कि शासन तो इसमें लगा ही है, शासन ने ड्यूटी लगा दी है और कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक लगा दी है, जो लोग इस कार्य में लगेंगे। तो जो अन्य कर्मचारी नेता हैं या कर्मचारियों के हित साधक हैं या सामाजिक संगठन हैं, वो भी आगे आए। जनगणना केवल मात्र कर्मचारियों का ही काम नहीं है, जैसे कि अभी माली साहब ने भी बताया, वो काफ़ी उनको अनुभव है। ऐसे सीनियर लोगों को भी सेवाएं लेना चाहिए जो रिटायर हो चुके हैं, केवल इसलिए कि वे उनको मोटिवेट कर सकें। सामाजिक संगठन अपना कैंप लगा के उनके लिए, जैसा कि कोविड के टाइम हमने देखा था कि भरी दोपहरी में या गर्मी के टाइम अप्रैल में ही कोविड आया था 2021 में, काफ़ी लोगों ने सेवाएं की थी। कोई उनको शीतल पेय पिला रहा था, कोई भोजन का इंतज़ाम कर रहा था, कोई छाया का इंतज़ाम कर रहा है। चुनाव में भी छाया का इंतज़ाम किया जाता है, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो मेरा सुझाव यही है कि कर्मचारी को हम अकेला नहीं छोड़ दें इस कार्य में, उनके लिए हम सभी इंतज़ाम करना चाहिए हमें। वो चाहे हमें सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी को ये एक जैसा कि अभी राठौर साहब ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व, जी हाँ, ये जनगणना 15 साल बाद हो रही है, तो इसको हमें राष्ट्रीय एक महत्व का एक माहौल बनाना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक है देश के और राष्ट्र के और समाज के विकास के लिए। तो इसमें हम सबको, सारे लोगों को मिलकर इसमें इनके कर्मचारियों की मदद करना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं हो कि भरी दोपहरी में 40, 42, 43 डिग्री में वो इस कार्य को कर रहे हैं। अगर वो घर आते हैं किसी के, तो उनको कम से कम हम पानी
बिठाएं छाँव में, उनको पानी वगैरह को पूछ सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। इसमें सभी को मिलजुल कर इस कार्य को संपन्न कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। और रमेश जी, एक अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे सर ने कहा, बिल्कुल वास्तव में इसको ऐसा इवेंट बनाना चाहिए कि जो कर्मचारी काम पे जा रहे हैं उनको ये लगे कि वास्तव में ये उत्सव हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे सर ने कोविड में बताया कि उत्सव, हमने भले ही वो बड़ी चुनौती का समय था, लेकिन उसे उत्सव या चुनौती में लेते हुए इस तरह का माहौल बना दिया था कि हमारे कर्मचारियों को थकान या कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, उनका उत्साहवर्धन हुआ, उन्होंने बड़े मनोबल और योग से काम किया। तो इस समय क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा इसमें ड्यूटी जो लगाई गई है वो शिक्षकों की लगाई गई है। वो जुलाई से लेके मार्च तक, अप्रैल तक वो बिल्कुल बच्चे 100 बच्चों के बीच में रहते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, वो बड़े चिल्लापों इस स्थिति में रहते हैं। तो उनका और उन्हीं की ड्यूटी फ्री लगा दी गई, उनको 1 महीने का रिलैक्स मिलता, वो रिलैक्स नहीं मिल पाया और बड़ी चुनौतीपूर्ण काम में लगा दिया गया है। तो ये मानना चाहिए कि उनको कैसे रिलैक्स मिले, उनकी समस्याओं को भी सुनते हुए और जो भी उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है सुनते हुए उनका भी उत्साहवर्धन करके करना चाहिए, जैसे शिक्षकों को भी उस काम में बड़ा अच्छा लगे। क्योंकि क्या है कि उनको 1 महीने की छुट्टी मिलती है और शिक्षक इस आशा में बड़ा था कि इस बार छुट्टी मिलेगी, घर परिवार में जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से शिक्षकों में थोड़ी निराशा है। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय पर्व का विषय है। इसमें हम सब लोगों को जैसे कोविड में उत्साह दिखा के लोगों का मनोबल बढ़ाया था, वैसे इसमें बढ़ाना चाहिए। चलिए, और कुल मिला के देखिए, सहयोग से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी जनगणना के लिए आपके घर पहुंच रहा है तो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनको सहयोग करें आपस में। जैसे आपने टीचर्स की बात करी, तो मुझे लगता है एक जीपी माली जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मॉर्निंग में और इवनिंग में आप अपने समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। कोई ऐसा भारी बाउंडेशन नहीं है, बस आपको जितनी जिम्मेदारी दी गई है वो आपको पूरी करनी है। मुझे लगता है ऐसे एक टीम वर्क होता है जो काम करेगा, तो हम इसे बहुत अच्छा एक रिजल्ट इस पे देख सकते हैं, क्योंकि है तो बहुत महत्वपूर्ण जनगणना और इतने सालों बाद 15 साल का ड्यूरेशन है, तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण पाठ है। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनगणना पर जोर है और कर्मचारी डोर टू डोर कल से हैं, उनको सहयोग करना है। आपके यहाँ जो कर्मचारी होगा उनका भी आप आईडी देखिए, प्रॉपर आईडी कार्ड होता है, वो कहाँ से आए हैं, वो कौन है, आपसे क्या जानकारी लेना है, उनको कोऑपरेट करिए। ये सबको पता है कि जो भी आपके घर आएंगे वो जनगणना के लिए आ रहे हैं, वो किस तरह की डिटेल लेंगे ये भी आपको पता है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनकी उम्र कितनी है, आपके शौचालय से लेके सारी चीज़ों की जानकारी होगी। पर्सनली कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, और आप बिल्कुल खुलकर उनको सहयोग करें, वो आपको करें। एक अच्छा रिजल्ट हम बिल्कुल इस पर देख सकते हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।